ठीक है, मैं आपको ये वाला पार्ट भी दे देता हूँ। प्रॉब्लम ये है ना कि ये वाइट में दिखा है ना, नोट्स ढंग से दिखता नहीं है। श्रावणी, आपने रिमाइंड किया था, बिल्कुल मैंने आपका रिमाइंडर देखा था ना श्रावणी, तभी तो मैं तुम्हारा क्लास के शुरुआत में पहले तुम लोगों को नोट्स दे रहा हूँ। क्या होता है ना कि रिमाइंडर तो आप मुझे दे देते हो, लेकिन मैं या तो कुछ काम कर रहा होता हूँ सिस्टम पे, और फिर कैसा होता है क्लास चल रही है, कुछ और चल रहा है और फिर भूल जाता हूँ, या तो फिर जब मेरे को याद आता है तब मेरे पास सिस्टम नहीं होता। हैंग हो गया भाई, हैंग हो गया, प्लीज होल्ड ऑन। ये थोड़े से आपको मेहनत करके देखने होंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना, वो वाइट पे वाइट आ गया है। तो रुष्टि बोल रही है बादाम खाया करो सर। अरे पेल के खाता हूँ रुष्टि, खाने में तो मैं जरा पीछे नहीं हटता। मम्मी बचपन से बादाम पानी में भिगो भिगो के, छिलटे निकाल के, शीरा बना के, सारे फॉर्म में खिलाई है। लेकिन इतने सालों की मेहनत के बाद मैं आप लोगों को एक चीज गारंटी से बता सकता हूँ कि बादाम खाने से याद शक्ति नहीं बढ़ती। ठीक है, वो तो बस तुमको बादाम खिलाया जाता है, खिलाने के बहाने है। ठीक है, ये भी एक स्कैम है। बाल कटवा लो ना। हाँ, मैं बाल कट करवा लेता हूँ, वही मैं डिसाइड किया था। चलो हो गया, डन, सारे ये निकाल लिए मैंने। आज का चैप्टर है, पहले बायोमोलिक्यूल्स कंटिन्यू करेंगे। वैसे अपन मोस्टली उसी में से करने वाले हैं, एनसीईआरटी से। ठीक है, नहीं ग्रुप पे भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ, होल्ड करो, अब भी भेज रहा हूँ तुम्हारे सामने। ये अच्छा है यार कट, यश, थैंक्स यार। क्या करें, लोगों को मैं भूत जैसा दिखता हूँ। अरे तो हाँ भाई ग्रुप। ठीक है, अभी अपना होता रहेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये श्रावणी, मैं आईआईटी खड़गपुर से हूँ। बायोमोलिक्यूल्स कहाँ गए रे। तो हमने पिछले से, नहीं नहीं बाल, अरे आपके बाल, आपका ख्याल है ना, बढ़ाना है बढ़ाओ, कर्ल्स बनाना है कर्ल्स बनाओ, चलो। आप बस, मैं जो कह रहा हूँ पढ़ाई रिलेटेड उतना फॉलो कर लो, बहुत है मेरे लिए। ठीक है, अजीब के प्रवाह, चलो। आज अमीनो एसिड वाले पार्ट में बात करते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले सेशन में जब डीएनए वीएनए की बात की थी, है ना, वो डीएनए के अंदर बेसिकली अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं। तो हाँ, सेंड कर दिया भाई नोट्स। ठीक है, तो वो जो प्रोटीन्स होते हैं डीएनए के अंदर, वो उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, कैसे बना और क्या एग्जैक्टली वो एटीसीजी, क्या कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलिए, अल्फा अमीनो एसिड वाला कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले समझ में आ गया।
ठीक है। डीएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो उसमें कैसे अमीनो एसिड मतलब प्ले करता है रोल, वो देखना है आपको, ठीक है क्रिश। तो अल्फा अमीनो एसिड में आप लोगों को मैंने एक चीज बोला था लास्ट क्लास में लिखने का, रिसीव नहीं हुआ। एक एक करके रिसीव हो रहा होगा ना भाई, अपलोड हो रहा है, आएगा, ठीक है। चलो, तो ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, ठीक है, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड। मेरे को याद कर रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन आया था अभी जेई में 2020 में, वो क्वेश्चन, जस्ट एक सेकंड होल्ड करो, एक मिनट। हाँ भाई, सॉरी। एक मिनट मैम, आपको मैं, डन हो गया, प्रमोट कर दिया। हाँ भाई, तो दीज आर द ग्रुप्स, है ना। आर के जगह पे कुछ भी ऐसे ऐसे अलग अलग ग्रुप्स लगा दो, तो ये सारे अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। अब आपको सच बताओ क्या, एक मतलब अगर मतलब दिस इज अ वेरी क्रूड वे ऑफ लुकिंग एट दिस लिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स, पर आप इमेजिन कीजिए कि जब आप डिटेल में इनके बारे में जब बायो में पढ़ोगे, तो शायद हर एक अमीनो एसिड की अपनी एक कहानी रहेगी, उसका अपना एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होने का तरीका रहेगा, है ना। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता, ठीक है। मतलब पता होता तो शायद मुझे एक एक अमीनो एसिड को देख के बड़ा एकदम खुशी होती, बट मैं तो डर ही रहा हूँ अभी इनको देख के, ठीक है। इनको पहले तक हम याद नहीं करते थे, कभी पूछा नहीं आता था, लेकिन 2020 में जब पूछा गया, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा टेंशन हो गया कि अब ये भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। सबसे दा के अपन लूनार इक्लिप्स के बारे में आखिरी बात करेंगे, ठीक है। चल,
तो अब अमीनो एसिड की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि जो स्टार मार्क वाले हैं, ठीक है, दोज वेर इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। इसेंशियल मतलब दे हैव टू बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट। ये वाला पार्ट हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि दीज जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स है व्हिच आर मार्क्ड विद एस्टेरिक इन द टेबल, दीज आर ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट। अब प्लीज एक काम कीजिएगा, अपना एनसीईआरटी ओपन करके रखिए ताकि आप साथ में अंडरलाइन करते रह सको, ठीक है। क्रिश, ये सब याद रखना है स्ट्रक्चर के साथ। तो हाँ, सारे के सारे याद रखने कह नहीं सकते, ठीक है। बट इसको याद करने में टाइम ज्यादा वेस्ट मत करना, एक क्वेश्चन आया तो छोड़ देना, मैं बस इतना कहूंगा, ठीक है। मतलब मेरे लिए ह्यूमनली मेरे को नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। हाँ, हो गया था। हाँ, डन हो गया, ठीक है, तो तुम कर लेना। नहीं नहीं, तो है ना, पूरा सॉर्टेड है ना। हाँ बस, हाँ, कर दे, तुम्हें मैं कर दे, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स की सबसे पहले अपन बात करते हैं। हाँ, लेटर कोड जैसे भी याद कर सकते हो, तुहिन मैं बोल रहा हूँ याद करना है तो कर ही सकते हो, ठीक है। बट वो एक क्वेश्चन एक बार जेई ने पूछा, जिसके बाद मेरे को, मैं आपको क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, आखिरी में दिखाता हूँ, ठीक है। आखिरी में अपन ये क्वेश्चन भी देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आया था। चलो पहले अब बात करते हैं थोड़ा सा ज्विटर आयन के बारे में। तो आप यहाँ पे जरा सब लोग ध्यान से देखिए, दिस इज द अमीनो एसिड, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है अमीनो एसिड मतलब यहाँ पे एक एसिड ग्रुप है, यहाँ पे एक अमीन ग्रुप है। अमीन्स आर बेस, लुईस बेस, राइट, वेरएज कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिड। तो क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से H प्लस जो है वो निकल जाएगा, एंड अमीन जो है उसकी बेसिसिटी के चलते H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये जो फॉर्म है जहाँ पे ओवरऑल मॉलिक्यूल अगर आप देखो तो मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, लेकिन इट्स देयर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन इट, सो दिस इज कॉल्ड अ ज्विटर आयन, ठीक है। तो ये ज्विटर आयन आपको ध्यान रखना है। अभी ज्विटर आयन को लेके किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं? ज्विटर आयन पे वैसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं, लाइक जितने भी अभी तक आए हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप कह सकते हो कि क्या बोलते हैं, नॉर्मल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें एक पीएच स्केल डिफाइन की जा सकती है, ठीक है। थोड़ा सा अपन इसके बारे में बात करते हैं, पीएच स्केल पे क्या होगा। लेट्स से ये है आपके पीएच स्केल, ठीक है, 0 से 14 के बीच में, ठीक है। सो नहीं, पहचानो वाला तो नहीं आएगा कि पहचानो जिटरैन कौन है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये चीज ध्यान से सोचिए, जब एसिडिक मीडियम होगा, ठीक है, जब मीडियम एकदम एसिडिक होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। तो वो क्या करेगा, वो तो H प्लस ले लेगा, और आपका अमीन जो है अमीन भी H प्लस लेके रखेगा। सो टेक्निकली यू विल हैव COOH एंड NH3 प्लस, बराबर है, जब आपके पास एकदम एसिडिक कंडीशन। फिर देयर माइट बी अ रेंज, अब ये 0 से 14 के बीच में है ना, फिर देयर माइट बी अ रेंज जहाँ पे मतलब कंडीशंस बहुत ही ज्यादा बेसिक हो, ठीक है। अब जब बहुत ज्यादा बेसिक कंडीशन होगा तब क्या होगा, तब कहानी दूसरे एंड पे होगी। इतना ज्यादा बेस है कि COOH का भी H प्लस गया, इवन अमीन वाला जो NH3 प्लस बन के बैठा हुआ था वो भी चला गया, ठीक है। तो आपके पास COO माइनस एंड NH2 रहेगा, बराबर है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो यहाँ पे एक रेंज ऑफ पीएच है जिसके बीच में ज्विटरैन एग्जिस्ट करेगा, सही बात है। जब जो पीएच वैल्यू है वो मतलब एसिड जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है, इसलिए अपना H प्लस लूज कर देता है, एंड अमोनिया जो है
ऑब्वियसली बेस है वो, तो ले लेगा H प्लस। तो देयर इज अ पीएच रेंज, ठीक है, एक पीएच रेंज है जिसमें ज्विटर आयन एग्जिस्ट करता है। ये जो पीएच रेंज है इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, बट दैट इज ओनली फॉर जेई एडवांस, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे इसका नाम नहीं बोला ना, मैं भी इसका नाम भूल गया। इस पीएच रेंज को क्या कहते हैं, होल्ड करो यार, दिमाग से एकदम नाम निकल गया पूरा। श्रिया फिर से रिपीट करूं, ज्विटर आयन, ठीक है। Isoelectric point. So the particular pH at which given amino acid exists in a solution as a zwitter ion is called isoelectric point. ठीक है, तो ये जो मैंने पीएच रेंज की बात कर रहा था, या जहाँ पे ज्विटर आयन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये पीएच रेंज इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इसके बारे में मोस्टली आपको और सुनने मिलेगा आयोनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। आयोनिक इक्विलिब्रियम में ये एक पार्ट होता है ज्विटर आयन का, जी एडवांस के लिए आएगा वो, मेंस के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ ज्विटर आयन क्या है। आपके पास एक ग्रुप है जिसमें COOH भी लगा हुआ है और NH2 भी लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज एसिड एंड दिस वन इज अ लुईस बेस, बराबर है। तो एक इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाती है, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाती है, जिसमें आप कह सकते हो कि COOH ने H प्लस छोड़ दिया, NH2 ने H प्लस ले लिया, एंड यू विल एंड अप विथ इट्स एन इक्विलिब्रियम, राइट। You will end up with the ज्विटर आयन। व्हाट इज अ ज्विटर आयन? एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस और माइनस चार्ज वाले एंड्स दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। साहिल, आयनिक इक्विलिब्रियम कैसे आता है? दोस्त ये आयनिक इक्विलिब्रियम ही तो बने हुए हैं ना, ये जो इक्विलिब्रियम है, जो पीएच वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं, यही है ना आयनिक में, मतलब ये भी है ना आयनिक में, यही है तो नहीं बोल सकता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन कैसा आएगा, मोस्टली पीके भी वैल्यूज दी रहेगी, ठीक है, COOH और NH2 के लिए। मुझे याद नहीं, सच बताओ तो मैंने क्वेश्चन काफी टाइम से देखा नहीं है। तो पीके भी वैल्यू दी रहेगी और आपको पीएच का रेंज बताना है जिसमें ज्विटर आयन एग्जिस्ट करेगा। सो टेक्निकली वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, एक कोई फॉर्मूला भी है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं जायद, मैं एग्जाम्पल नहीं करवा सकता, ठीक है। मैं आयनिक को हाथ नहीं लगा रहा, तुम भी रो दोगे, मैं भी रो दूंगा अननेसेसरली, ठीक है। तो लेट अस नॉट गेट ओवर देयर। फिजिकल आपका कौन करवा रहा है? फिजिकल शिवम सर ना, ठीक है। एक बार शिवम सर से पूछिएगा आयनिक का ज्विटर आयन पे कोई क्वेश्चन हो तो देख लीजिएगा, करवा दीजिएगा, ठीक है। मोस्टली कुछ ना कुछ तो आपको होमवर्क या असाइनमेंट या किसी फॉर्म में तो मिला ही होगा, मैं श्योर हूँ, देखना होगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हमने कॉलेज में एक ब्लड का किया एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ब्लड वाला, ब्लड का पीएच मैनेज करना, डा के गंदे जोक मत मार, ठीक है। चलो तो ज्विटर आयन, आपको ये बात तो समझ में आ रही है कि एक रेंज ऑफ पीएच होगा जिसमें ज्विटर आयन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, रेड ब्लड Fe3+ वाला एक्सपेरिमेंट बोल रहे हो, सो ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज्विटर आयन, ये आप समझ लीजिए, अब ये बॉडी में भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि अमीनो एसिड जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको लास्ट टाइम में बताई थी कि लिंकेज होता है, ठीक है, कंपाउंड जो होता है, व्हाट इज द रेंज? श्रिया वो तो डिपेंड करेगा ना कंपाउंड के ऊपर, ये कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है, ठीक है। हाँ, कुछ ना कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, पीएच वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि
जो आपका अमीनो एसिड है इनके बीच में लिंकेजेस होते हैं, ठीक है। एक बार अपन बात करते हैं पेप्टाइड लिंकेज के बारे में। आपको एस्टर लिंकेज याद है? आपको ईथर लिंकेज याद है? अभी अपन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोल रहे थे। ईथर वाला जो लिंकेज था ना, ये जिसको अपन ने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोला था, बराबर है। ऐसे ही जो CONH वाला लिंकेज होता है, इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। वेरी इंपॉर्टेंट लिंकेज, ठीक है। बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो, अच्छा आपको लिखना था तो कोमल लिखो मत ना, आज कुछ मत लिखो, नोट्स दे ही दूंगा मैं आपको। सेशन खत्म होते ही तुम्हारे सामने पहले प्रिंट करके तुमको सेंड करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कुछ लिखना नहीं, पर आप बस ध्यान से समझो पहले कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये है आपके पास पेप्टाइड लिंकेज। अब ये पेप्टाइड लिंकेज कैसे बना होगा तो आप सब लोग देख के बता ही सकते हो कि यार ये मोस्ट प्रोबेबली एक साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड था, ठीक है, एक साइड में NH2 था, ठीक है। इनके बीच में क्या हुआ? डिहाइड्रेशन हुआ, है ना, माइनस वाटर, और आपको क्या मिला? पेप्टाइड लिंकेज, बराबर है। अब ये जो पेप्टाइड लिंकेज है, ये पेप्टाइड लिंकेज बहुत ही आसानी से फॉर्म हो सकता है किसमें? अमीनो एसिड्स में, राइट। तो अब आपके पास लेट से सबसे छोटे दो अमीनो एसिड्स है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दिया है ग्लाइसिन। आप देख सकते हो ग्लाइसिन मतलब, फिर से बता दो, ग्लाइसिन और एलनीन, क्योंकि डेफिनेटली कई लोग भूल चुके हैं। तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या था अमीनो एसिड का, अल्फा अमीनो एसिड का? ये था, बराबर है। आप इसमें जैसे भी प्लेस करना चाहो, ठीक है। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। अभी आर की वैल्यू डिफरेंट कर करके आप देखोगे तो आर के जगह अगर हाइड्रोजन है और आर के जगह अगर मिथाइल है, तो आपको दो अलग कंपाउंड मिलते हैं। तो एक क्या है? एक है आपका ग्लाइसिन, ठीक है ना। इसके लिए अपना शॉर्ट शॉर्ट जो है दैट इज ग्लाई। एंड आर अगर CH3 हो तो आपको मिलेगा ये कंपाउंड, दिस वन इज कॉल्ड एलेनीन। मैंने ये आपको ड्रॉ करने के लिए बोला था, किसी ने होमवर्क किया है क्या? क्या करेंगे होमवर्क करके? कौन सा रोहित सर डंडा लेके मारते हैं हमको, है? कौन सा पटक देंगे? यश जवान ने होमवर्क किया है, मीत शाह ने होमवर्क किया है, और अश्वथ ने होमवर्क करने का ट्राई किया, सोहम पाठक ने कर लिया, बस। अजिंक्य का क्वेश्चन है होमवर्क क्या था? हाँ होमवर्क भी था। हमको लगा नेटफ्लिक्स देखना था, बस वही होमवर्क था। कोमल को भी याद नहीं होमवर्क क्या था। वाह भाई। आखिरी में बताया था, डिब्बे के अंदर 20 20 अमीनो एसिड्स लिखे हुए हैं, उन सबको इस तरह से लिखने को बोला था यार मैंने। नहीं, जोन आउट हो गए। ये मेरे को कई बार वो लगता है ना कि डंडा डुंडा लेके पढ़ाना चाहिए, है। ध्यान सैचुरेशन आ गया, बहुत अच्छे। ऐसे रीजन देना भाई, तुम जिंदगी में ऐसे रीजन देना, मतलब तुम ये सोचो ना, विराट कोहली को क्रिकेट खेलने भेजा, लास्ट ओवर में 25 रन निकालने, भाई साहब बॉल को देख ही रहा है, पहले क्या हो गया? सैचुरेशन आ गया, बहुत क्रिकेट खेल लिया, सुबह नेट प्रैक्टिस से स्टार्ट किया था, है। चिल्ला के पढ़ाओ, अरे भाई अजिंक्य पवार, मैं क्यों चिल्लाऊं, मेरे को ये बता, है। मेरी आवाज ऐसी फट जाएगी, पहले ही हालत खराब है। नहीं, मैं चिल्ला के नहीं पढ़ा सकता यार, मैं प्यार से पढ़ा सकता हूँ, मैं हर चीज को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। सॉरी बॉस, चिल्लाना नहीं होएगा मेरे से। चलो कोई ना, देख लो। नहीं चिल्ला, देख क्या है ना अजिंक्य, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। मेरे को डरा के नहीं पढ़ाना है यार, मेरे को लाइफ में यही चीज तो क्रैक करना है। मतलब तुम ये सोचो ना, तुम्हारे लाइफ के मतलब एम है तुम्हारे पास के, मुझे IIT जाना है, मुझे एम्स जाना है,
मेरा तो हो गया जो जो करना था पढ़ाई, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका एक रीजन है, चिल्लाना ना पड़े और बहुत मजेदार आ जाए पढ़ाई। अगर मजा आ जाए पढ़ाई में, लोग खुद से ऐसा नेटफ्लिक्स वीडियो की तरह अगर पढ़ाई देखने लग जाए तो यार शॉर्ट है, मतलब रोना आ जाएगा मेरे को। चलो यहाँ पे आ जाओ पॉली, अब पेप्टाइड लिंकेज की बात करते हैं। 50 बार बनाने बोलो है, जिन्होंने नहीं किया यार, 50 बार नहीं, एक बार कर दो प्लीज, जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है। मैंने आपको क्या बोला था, इसको रटना है, बराबर है। मैंने बोला था रटना है, फिर मैंने आप आज आपको ये भी बोला कि यार मत रटना, बहुत ज्यादा हार्ड कुछ क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ देना। अभी मैं बस इतना ही बोला था कि एक बार ड्रॉ करके देख लो एटलीस्ट, उसके बाद क्या है ना, आपको पता चलेगा कि कंपाउंड कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, खुदा ना खास्ता क्वेश्चन आपके सामने एक पूरा फॉर्मूला के साथ आए, है ना, कंपाउंड आपको दिखा दिया जाए और आपको एक बेसिक से ही रिएक्शन करनी हो, लेकिन आपके दिमाग में अगर ये रहेगा, अरे यार ये वो वाला टेबल है क्या अमीनो एसिड का, मैंने तो याद ही नहीं किया। आपको याद करने की शायद जरूरत भी ना हो, लेकिन आपने याद नहीं किया, ये सोच के आप वो क्वेश्चन छोड़ दोगे। दैट इज द रीजन मैंने आपको बोला कि डब्बा एक बार बना के देख। ठीक है, चलो तो फिर एक बार पेप्टाइड लिंकेज की बात करते हैं। तो ये जो पेप्टाइड लिंकेज है, आप ये देख सकते हो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है, दिस इज ग्लाइसिन वाला कंपाउंड है ना, NH2CH2COOH, ये ग्लाइसिन है। और ये जुड़ा हुआ है किससे, एलेनिन से। ठीक है, तो ये जो है ये कंपाउंड है ग्लाइसिल एलेनिन, ग्लाइसिल एलेनिन, नहीं बोल पाऊंगा, नाम बंद है। ठीक है, ग्लाइसिल एलेनिन ये कंपाउंड है, इसको शॉर्टकट में ग्लाय एला भी लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हो कि एला ग्लाय, ये एक अलग कंपाउंड रहेगा। लैग किया क्या, तो ग्लाय एला अलग कंपाउंड है और एला ग्लाय अलग कंपाउंड है, बराबर है। इस नीट वालों को तो आता ही है। तो ग्लाय एला क्या रहेगा, जब आपके पास इसका COOH और इसका NH2 ये जुड़ रहा है तो आपके पास कंपाउंड रहेगा ग्लाय एला। एक काम कीजिए सब लोग अपने बुक में ग्लाय एला एक बार एक बार ड्रॉ कीजिए, और फिर तो पहला वाला ग्लाइसिल एलानीन है ना, और दूसरा वाला क्या होगा, एलेनाइल ग्लाइसिन होगा। तो जो पहला नाम है उसका आपको COOH रखना है। ठीक है, प्लीज जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद मुझे बताइए टोटल ऑप्टिकल सेंटर कितने हैं आपके पास। दोनों कंपाउंड में ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों डाइपेप्टाइड है। तो इसको डाइपेप्टाइड बोलेंगे क्या, नहीं ये तो सिर्फ पेप्टाइड है। अब आपको ये समझ आ रहा है कितना दो ऑप्टिकल सेंटर है, श्रिया पोजीशन बता सकती हो कहाँ कहाँ। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम लोग जनरली ऑप्टिकल सेंटर नहीं लेते। ठीक है अजिंक्य, इसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, वो फ्लिपिंग करते रहता है। बात किया है ना अपन ने, अमीन इन्वर्जन जो होता है, उसके चलते उसको ऑप्टिकल बोलते ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर आपको कार्बन ही बताना है।
कायरल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर बोला, कायरल सेंटर। ये वाला कार्बन है, दूसरे में भी यही वाला कार्बन है, और कोई कार्बन है क्या कायरल सेंटर? मार्क कर लो। तो आपको ये समझ में आया कि जो ग्लाइसिन जो कंपाउंड है ना, क्या हो गया कार्तिक? यस सर, नो सर, क्या हो गया? तो ग्लाइसिन जो है, इसको छोड़ के जितने भी बाकी के आपके अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड्स है, दे आर ऑल ऑप्टिकली एक्टिव। सोच रहे हो ना, ह्यूमन बॉडी क्या, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या कॉम्प्लेक्स लेवल केमिस्ट्री है यार। ऐसा कहा, ऐसा कहाँ चेंज आया? वो किस किस पॉइंट पे हुआ होगा कि सडनली केमिकल कंपाउंड स्टार्टेड हैविंग देयर ओन, मतलब और केमिकल कंपाउंड स्टार्टेड टेकिंग देयर ओन एग्जिस्टेंशियल डिसीजंस। तो इतनी बड़ी बात है ना, हम तो बहुत बड़े लिविंग स्ट्रक्चर है, राइट? बट कहीं तो भी वो जो सेल फॉर्म हुआ था, एक यूनिट सेल, कहीं ना कहीं तो वो केमिकल कंपाउंड ने सडनली अपने आप को सस्टेन करने का एक प्रोसेस बना लिया है। भगवान। क्या बरसों पुराना जवाब दिया है कोमल? डॉक्टर ऐसे जवाब नहीं दे सकते। Yes, Tuhin. In peptide linkage, one H will be attached with this one nitrogen. NH2 था, एक साइड में COOH था, तो COOH का OH और NH2 का एक H, ये वाटर बन के निकल गया। ठीक है। बायो की केमिस्ट्री पढ़ने से बेटर है पूरा बायो पढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बायो पढ़ना है कोमल, हिम्मत नहीं हुई है अभी तक। ऑर्गेनिक मैंने सोचा एक बार ढंग से पढ़ लूं तो शायद बायो पढ़ने में डर कम लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, इन्होंने बोला कि अब ये जो है आपके पास ग्लाय एला है, ग्लाइसिल एलानिन ये कंपाउंड है। अब एक साइड में NH2 खुला हुआ है, एक साइड में COOH खुला है, ये आगे जाके और पेप्टाइड लिंकेज बना सकता है। एक पेप्टाइड था, अब यहाँ पे डाई पेप्टाइड बन सकता है। तो व्हेन अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन, when carboxylic group of glycine combines with amino group of alanine, we get dipeptide। नहीं, ये तो डाइपेप्टाइड इसी को बोला है, ग्लाइसिल एलानिन, ये इसी की बात चल रही है, ट्राइपेप्टाइड की बात नहीं किया इन्होंने। If third amino acid combines to a dipeptide, then it is called a tripeptide। ठीक है, ट्राइपेप्टाइड मतलब 3 amino acids linked by 2 peptide linkages। ठीक है, फिर tetrapeptide, pentapeptide, hexapeptide। So when such molecules, when such amino acids more than 10, then the product is called a polypeptide। A polypeptide with more than 100 amino acids residues having molecular mass higher than 10,000 unit is called a protein। दिखा क्या प्रोटीन कहाँ पे? मतलब करीब करीब 100 जितने या 100 से भी ज्यादा पॉलीपेप्टाइड लिंकेज मतलब बनने के बाद, अगर 10,000 यूनिट, ठीक है, ये तो मतलब आप सोच रहे हो, अंदाजा दिया है, दिस इज जस्ट अ रैंडम नंबर, बट एक प्रोटीन मॉलिक्यूल उतना बड़ा होता है। तो अमीनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब आप इसमें सोचिए, 20 अल्फा अमीनो एसिड तो हमने देखे जो ह्यूमन बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होते हैं, कुछ एसेंशियल कुछ नॉन एसेंशियल, ठीक है। लेकिन इनके कॉम्बिनेशन आप जस्ट PNC लगा के देखो, ठीक है, मतलब एक बायो पढ़ते पढ़ते शायद आपका मैथ्स भी क्लियर हो जाएगा है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब बायो के अंदर आपको देखने मिल सकता है। तो
However, the distinction between polypeptide and a protein is not very sharp. Polypeptide with fewer amino acids are likely to be called proteins if they ordinarily have a well-defined conformation of proteins such as insulin. So insulin contains 51 amino acids. ये पॉइंट बस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मतलब नीट के पर्सपेक्टिव से शायद इम्पोर्टेंट है, जेई में तो ये सवाल क्या ही पूछ लेगा, ठीक है। तो इंसुलिन 1 मोल प्रोटीन विल बी 10 किलोग्राम, कह सकते हो यश 10,000 यूनिट है तो 1 मोल 10,000 ग्राम, ठीक है। चलिए प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, वन इज फाइब्रस प्रोटीन एंड दूसरा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जेई मेंस के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाँ बिल्कुल, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है वेदांत। एक क्वेश्चन हर साल आपको स्टीरियो आइसोमर पे आएगा, मिनिमम एक, मैक्सिमम तो दो चार हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी क्वेश्चन हार्ड करना हो तो उसमें बस स्टीरियो आइसोमेरिज्म घुसाड़ दिया जाता है, आप समझ लीजिए ऐसा कुछ सेटअप। चलिए फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में थोड़ा देखते हैं। फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल देखिए, केराटिन विच इज प्रेजेंट इन हेयर, वुल, सिल्क एंड मायोसिन विच इज प्रेजेंट इन मसल, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स, ठीक है। तो फाइब्रस प्रोटीन मतलब क्या? When the polypeptide chains run parallel and are held together by hydrogen and disulfide bonds. अब आप बोली हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड के बॉन्ड है, हम लोगों को सबसे पहले तो इनके पूरे स्ट्रक्चर देखने होंगे। अब आप ये सोचो प्रोटीन में आपने बोला अरे सल्फर किधर है, आओ जरा देखते हैं। क्या आपको दिख रहा है प्रोटीन में सल्फर है? सल्फर और कहाँ है यार? और कुछ कंपाउंड्स तो थे यार जहाँ पे सल्फर थे, इसमें तो नहीं दिख रहा। ये वाला एक है, सिस्टीन है, एक है मिथा मिथायोनीन एक है, ठीक है। बाकी के बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, OH OH तो खुले घूमते रहेंगे, है ना। ये दोनों में सल्फर है, तो सल्फाइड्स मतलब बाइसल्फाइड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, इससे पैरेलल वाले जितने भी आपके प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड लिंकेजेस है, पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स के लिंकेज आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है या डाइसल्फाइड लिंकेज है, तो दैट इज फाइब्रस प्रोटीन। ये क्लियर हुआ क्या? मेथोनाइन इज प्रेजेंट इन एवरी प्रोटीन, बता रहे हो या पूछ रहे हो? कृष पटेल पूछ रहे हो तो यार आई एम नॉट द राइट पर्सन। अच्छा बता रहे हो तो क्या बात है। कृष पटेल बता रहा है कि मेथोनाइन इज प्रेजेंट इन एवरी प्रोटीन। अच्छा डहा के ने कुछ तो गूगल करके भेजा है। क्या आप जानते हो कि गेंडे का जो सिंग होता है वो असल में उसकी मूछें होती है, और वो बोन का होने के बोन ना होके बाल होते हैं विथ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केराटीन। यार काफी खतरनाक बात बता दी है। चलो बहुत बढ़िया, तो बैन कर दे आयुष ढाके को। ठीक है, गेंडे के बारे में भी हम बात करेंगे। गेंडे का जो होता है ना, वो जो सिंग होता है उसको लेकर बहुत बहुत खून खराब होता है यार दुनिया में। तुमने देखा है इसको? मतलब मैंने तो यार जो देखा है सारा इसी पे देखा है कि इंस्टाग्राम पे ही देखा है, मतलब एनिमल अब्यूज वाले जितने भी वो होते हैं ना पेज, मतलब बहुत मतलब घटिया लोग यार दुनिया में। ये चीज हमको समझ में आता है इंस्टाग्राम देख देख के, तो अब क्या ही कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग, मतलब इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा बाद में। सेम केस एलिफेंट, एलिफेंट के टस्क, है ना, एलिफेंट ट्रंक इज ऑल्सो हेयर। क्या बोल रहे हो श्रवणी? एक सेकंड फिर से बोलो, नहीं क्वेश्चन पूछ के बोल रहे हो।
नहीं नहीं, एलिफेंट का ट्रंक ट्रंक है भाई, वो तो उसमें कितने सारे मसल एंडिंग होते हैं, प्रॉपर वो है। जैन बोला केमिस्ट्री पे फोकस करो। अच्छा ठीक है, देख ले, कर लूंगा, मेरे को क्या है। नहीं, मैं तो जानवरों के बारे में बात करना चाह रहा था। जानवरों को लेके मतलब कितने लोगों को जानवर पसंद है? कितने लोगों को ऐसे जानवर क्यूट लगते हैं? कोई भी जानवर है, फिर उसमें सुअर भी इंक्लूडेड है, ठीक है। देवराज बोल रहा है खुद को कौन नहीं पसंद करता है। जयान बोल रहा है आई लव माय ब्रदर, ओके ओके, ठीक है। अच्छा नहीं, जानवर का मतलब मैंने सही बोला था, एनिमल्स, पेट एनिमल्स, देखो पेट या वाइल्ड दोनों, ठीक है, एनिमल्स इन जनरल। मेरा अच्छा, तो दिस इज वन ऑफ माय थ्योरी अगेन, इट इज समथिंग, इसलिए आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जितने भी जानवर है, मतलब जानवरों के साथ बदसलूकी जो होती है ना, है तो यार वो भी एक मतलब एक जीव है ना, एक लाइफ फॉर्म है, राइट? उनको भी पेन होता है, उनको भी फीलिंग्स होती है, उनके भी ऑल काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी फील, दे कैन फील, राइट? तो मुझे ये लगता है कि इन एंटायर हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, इन एंटायर हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, आई थिंक राइट नाउ इज द मोमेंट वेयर जानवरों के साथ कंपैरेटिवली कम बदसलूकी हो रही होगी। मतलब वी ऑल हैव हैड अ जनरल कॉन्शियस, मतलब बचपन में मेरे लिए जानवर मतलब डिस्कवरी चैनल पे दिखने मिलते थे, ठीक है। एंड एवरी डे आई सी अ लॉट ऑफ पोस्ट, बिकॉज मैं उस टाइप की चीजें फॉलो करता हूँ कि लोगों ने, अभी जैसे सबसे सैड पार्ट पता है क्या है? दिवाली में लोगों ने, किसी ने कुत्ते की पूंछ पे पटाखा लगा दिया। मतलब क्या वाहियात लोग हैं, कुत्ते के टांग पे पटाखा लगा दिया है। एंड आई हैव सीन दोस पोस्ट, एंड दैट इज डन बाय like people of your age, unfortunately. देवराज बोल रहा है कि वही लोग हैं जो बाथरूम में फिसल के मारते हैं। बददुआ भी ऐसी दोनों। तो यस, ये कल ही पढ़ा, राज और रुचा, आप सही बोल रहे हो, वी यूज एनिमल फॉर रिसर्च पर्पस। कल ही मैं देख रहा था, जो जितने भी शैम्पूज और जितने भी अपन यूज करते हैं, जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स, उनको टेस्ट किया जाता है जानवरों पे। एंड देखा जाता है कि कितने जानवर वो टेस्ट सरवाइव कर जाते हैं। अगर 50% से ज्यादा उस टेस्ट में मर जाते हैं, दैट मीन्स इट इज हार्मफुल। तो उसको फिर नेक्स्ट बैच ऑफ जानवर के ऊपर फिर टेस्ट किया जाता है, राइट? हाँ सही बात है कोमल, ऐसे लोगों के कारण जनरलाइज हो जाता है टीनेज बिहेवियर। नहीं, लेकिन वो टीनेज बिहेवियर जो है ना, मतलब इट इज समवेयर लैकिंग इन द इंस्टीट्यूशनल, मतलब द अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो कहीं ना कहीं फैमिली से मिसिंग आउट है। वो कहीं ना कहीं आपके लर्निंग प्रोसेस, आपका एजुकेशन सिस्टम, आपका स्कूल, आपका बिहेवियर पैटर्न करने वाला, मतलब आपका फ्रेंड सर्कल, राइट? अभी आपको मालूम है ना, आपके साथ वाला कोई कुछ गलत कर रहा होगा तो आप उसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई ये गलत है क्या? नहीं। लेकिन आप वो सोचिए कि उसके साथ वालों ने भी कभी नहीं बोला कि ये गलत है, ठीक है। तो वही है, देखो आपको यही बता रहा हूँ, जब कोई गलत कर रहा हो ना, उसको गलत करने से रोकना जो है, वही सबसे ज्यादा ताकत वाला काम है। मतलब अगर तुमको लाइफ में कभी भी अपने आप पे वो आए कि यार क्या मैं सच में स्ट्रांग हूँ अंदर से, तो दैट इज द पार्ट वेयर यू हैव टू शो स्ट्रेंथ, व्हेन यू हैव, मतलब पूरी की पूरी दुनिया एक साथ चलेगी। मेरे को बताओ ना, जितने भी है ना गधे, मतलब गधे नहीं, गवार लोग होते हैं ना, जो गवार लोग सारे एक साथ झुंड बना के सोचते हैं, और उसमें जो सबसे गवार होता है, उसका जो आईक्यू लेवल होता है, वो पूरे झुंड का आईक्यू लेवल होता है, ठीक है। बट आप एज एन इंडिविजुअल जब चीजों को लेके तराशते हो, ठीक है, दैट डिसीजन इज सपोज टू बी द डिसीजन जिसको तुम फॉलो करो और जिसको तुम खुद मतलब अमल में लाओ।
चलो ठीक है, वापस आ जाते हैं। ठीक है, जानवर से वापस जानवरों के अंदर वाले प्रोटीन पे आते हैं। बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में। टेररिस्ट या प्रिजनर पे करना चाहिए टेस्ट, ऋषिकेश का कहना है। देखो, टेस्ट तो मेरे हिसाब से किसी में नहीं करना चाहिए, दर्द तो किसी को भी देना नहीं चाहिए। ठीक है, उस सामने वाले के दिमाग में कुछ भी हो, ठीक है, शायद उसकी लर्निंग, उसकी जो सीख है ना, वो गलत रही है, बट आपकी तो नहीं रही है ना। तो आपको टेस्ट करना है, खुद पे टेस्ट कर लो, है इतना दम, ले लो हाथ में बम पकड़ के, इतना तो किसी में हिम्मत नहीं होता। चलो एक वीडियो में बनाऊंगा वैसे इसके ऊपर, मैंने सोचा है, आप लोगों की हेल्प भी लगेगी। आप में से जो भी बायो वाले हैं, आपको मुझे बताना होगा। मेरे को एक पेन रिसेप्टर बंद कर दो, नहीं, पेन रिसेप्टर बंद करना सोल्यूशन नहीं है ना। दिल टूटने पे भी पेन होता है, वो रिसेप्टर भी बंद हो जाएगा क्या? सोच गलत होती है, इंसान नहीं, सही बात। चलिए, हाँ, मैं आपको बता रहा था, मेरा मुझे आपका हेल्प लगेगा, बिकॉज मेरे को एक ह्यूमन हैंड का एक प्रोटोटाइप चाहिए। ठीक है, एक ह्यूमन हैंड का प्रोटोटाइप चाहिए, जिसमें मैं चाहता हूँ कि सुतली बम रख के फोड़ा जा सके, और फिर मैं दिखाना चाहता हूँ कि हाउ इट अफेक्ट्स द स्किन, हाउ इट अफेक्ट्स द मसल्स इनसाइड, हाउ इट अफेक्ट्स द बोन, है ना। हाथ काट के नहीं, हाथ काट के नहीं चाहिए वृष्टि। प्रोटो एक एक वो चाहिए। चलो, आ जाइए। मुझे नहीं पता आसिम, बट तुम जो बोल रहे हो ना, जेनेटिक म्यूटेशन के चलते पेन नहीं, फिर ऐसे कई सारे लोग हैं। मैंने एक एक बार अपन इस पे बात करेंगे, हाँ, डॉक्यूमेंट्री, मैंने भी शायद वही डॉक्यूमेंट्री देखी है। चलिए, आ जाइए, वापस आते हैं। टिश्यू कल्चर से जनरेट करा तो मुझे नहीं पता यार, मतलब मेरे को बनाने में भी ऐसा नहीं है कि मेरे मतलब जायदाद बिक जाए बनाने में। अजिंक्य पाटिल, थोड़ा सा देख लेना, ज्यादा है नहीं क्योंकि बेचने को। इट वॉज इन द डॉक्यूमेंट्री, मैंने जो दिखा है वो, अच्छा, शायद मैं मिस आउट कर गया फिर, असीम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। चलो, हाँ, वी कैन चेंज द डीएनए एंड पेन हटा सकते हैं, बराबर है। चलिए, ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करते हैं थोड़ा सा। वापस आ जाओ, मैं बस वही चेक कर रहा था कि सब लोग कोई सो तो नहीं गया ना। ले भाई देवराज, लेट अस नॉट गो ओवर देयर। ठीक है, हाथ डोनेशन पे मांग के ले आओ। चलो ठीक है, बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन structure results when chain of polypeptide coil around and give a spherical shape। ये चीज समझो, तो पॉलीपेप्टाइड लिंकेज है लंबी सी, और वो कॉइल अराउंड हो गई, देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा है अपन कहाँ जाने वाले। तो they are usually soluble in water। Insulin and albumins are common example of globular proteins। ठीक है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर आप देख सकते हो देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, बढ़िया। सी डबल बॉन्ड ओ के ओ में और एनएच के एच में। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये जो आपका स्ट्रेट ऐसा कार्बन चेन होता है, वो रिबन की जैसा ऐसा गोल गोल हो जाएगा, और वो रिबन गोल होने के बाद भी अपना एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखेगी, बिकॉज देयर इज बॉन्डिंग बिटवीन दीज एटम्स। सो द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मे बी वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन लाइक दिस। रिबन जो है, रिबन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स refer to the shape in which a long polypeptide chain can exist। They are found to exist in two different types। अब यहाँ ध्यान से सुनना, ठीक है, प्लीज जोन आउट मत हो जाओ, जोन आउट मत हो जाओ, ये बायो नहीं है, ये अभी भी केमिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा दिमाग नहीं लगा। पहला केस क्या है, आपके पास एक सीधा सीधा रिबन है, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर विच इज बेसिकली अ पॉलीपेप्टाइड। मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड लाइन से आपने जोड़ दिए, एक लंबा सा चेन बन गया पॉलीपेप्टाइड, एक लिंकेज से एक आपके पास रिबन जैसा बन गया, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर।
अब ये क्या होता है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर आपस में राउंड होते जाता है, ठीक है। मतलब आप रिबन को जस्ट रोल से निकालो और आप ऐसे करके रखो उसको, तो आपको दिखता है रिबन सिंस वो रोल में था तो ऑलरेडी ऐसे 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 स्पाइरल शेप में होता है। बट इस स्पाइरल शेप को भी होल्ड करने की ताकत है इसमें। क्यों? क्योंकि आपस में अंदर स्पाइरल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है। क्या आप ये देख सकते हो? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो टाइप होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड। आपके सामने अभी जो फोटो है दैट इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो नॉर्मल पेप्टाइड लिंकेज का जो लंबा पेप्टाइड लिंकेज वाला जो अमीनो एसिड है वो लंबा नहीं रहेगा, वो स्पाइरल हो जाएगा और वो स्पाइरल होके इस फॉर्म में रह सकता है। तो दिस इज वेटोन एंड क्रिक वाला, नहीं ये वाला अल्फा है, ठीक है। दिस इज अल्फा हेलिक्स। वॉटसन, अब तुम जो बोल रहे हो कोमल वो मुझे जरा नहीं समझ में आ रहा है। तो अल्फा हेलिक्स is one of the most common ways in which polypeptide chain form all possible hydrogen bonds by twisting into a right hand screw helix with NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to COO of adjacent turn of helix as shown in figure 14.1। ठीक है, तो ये जो आपको बाजू में दिख रहा है दिस इज द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। आई थिंक देख के आपको समझ में आ गया। अच्छा, वॉटसन एंड क्रिक ने जो ढूंढ निकाला था वो बीटा है। अब अपन नीचे जो देखेंगे दैट इज द बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। अब आप देखो ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने, दिस इज अ बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये स्पाइरल नहीं है, ये प्लेनार है, मतलब काइंड ऑफ एक प्लेन पे है, शीट लाइक स्ट्रक्चर है। So in beta pleated sheet structure, all peptide chains are stretched out to nearly maximum extension and then laid side by side, which are held together by intermolecular hydrogen bonds। ठीक है, तो बीटा प्लीटेड जो है इसमें मतलब काइंड ऑफ इट इज एवरीथिंग इज ऑन अ प्लेन, ठीक है। The structure resembles the pleated folds of a drapery and therefore is known as a beta pleated structure। Pleated folds of a drapery, क्या बोल रहे हो भाई? साड़ी के नीचे का पल्लू का ऐसा फोल्ड जो है, फोल्ड जैसा दिखता है, वैसा बोलना चाहता था। ठीक है, ड्रेपरी मतलब वही कपड़ा जो पहनते हैं ना, या फिर ऐसा सोचने का ना, वो जो पर्दा होता है, पर्दे के होते हैं ना वैसा। ज्यादा इंग्लिश लिख दिया नहीं, ठीक है। साड़ी में भी पता है प्लीट्स बोलते हैं, अगर आपने कभी देखा होगा इंग्लिश चटाई जैसा, आप वैसा बोल सकते हो, ठीक है। तो वो प्लीट्स जो होते हैं वो प्लीट्स बेसिकली फोल्ड्स होते हैं, तो बस वो बीटा प्लीटेड इज लाइक दैट, ठीक है। ओवरऑल ये प्लेन प्लेन पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। जयान, हाउ डू यू नो? आई नो हाउ टू वेयर साड़ी है, तुमको नहीं आता साड़ी पहनना? मुझे साड़ी पहनाना भी आता है। कॉलेज में जब आप पहुंचोगे आपको रियलाइज होगा कि साड़ी पहनना और पहनाना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। जब आपके प्ले में लड़कों को लड़कियां बनाना पड़ता है ठीक है, यस। तो हमारा मतलब मैंने 4 साल थिएटर ही किया है कॉलेज में, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो बस ऐसे ही डिग्री मिल गई मुझे। तो वो सब थिएटर में बस हमको, क्योंकि हर प्ले में एक लड़की तो डालना ही है, एक लड़की है, एक आंटी है, एक बुढ़िया है, एक पागल औरत है, कुछ तो एक कैरेक्टर रहता ही है। तो ये, तो फिर बैठ के हमने YouTube से, लाइक दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट YouTube लेसन जो होता है ना, अपन ऑनलाइन स्टडी, अपन ऑनलाइन जब चीजें सीखते हैं ना तो ऑनलाइन हमने साड़ी पहनाना सीखा है। चलिए, थिएटर किड वाली हरकतें हैं मेरी चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया। प्राइमरी बोले तो खुला रिबन। सेकेंडरी में दो टाइप, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिक्स स्पाइरल, बीटा प्लीटेड प्लीट्स, ऐसा इस पे, ठीक है।
आईआईटी इंजीनियर प्रोड्यूस करता है या एक्टर? हो माय गॉड, आईआईटी कुछ प्रोड्यूस नहीं करता। प्रोड्यूस तो पहले ही हो गया होता है आइटम, ठीक है। वो आइटम आईआईटी में पहुंच गया तो फिर बहुत ज्यादा तमाशे भी कर सकता है, बस बात इतना ही है। अल्फा हेलिक्स फिर से एक्सप्लेन करूँ तो ही, ठीक है। अल्फा हेलिक्स को है ना, तो थोड़ा ऐसा सोचो कि कुछ है अपने पास, वायर थे यार कुछ कुछ, मतलब मेरे पास कोई वायर है नहीं दिखाने के लिए, मतलब वही बता रहा हूँ कि प्लेन आपने पॉलीपेप्टाइड लिंकेज एक बार फिर से याद करो तो इन कंफ्यूज हो रहे हो। एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड, पांचवा अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज, लंबा सा वो बन गया वायर या रिबन जैसा लंबा सा कंपाउंड। अब वो रिबन जो है, वो रिबन भी आपस में फोल्ड हो जा रही है, बड़ी ऑब्वियस बात है, होना ही है ना, सबको पता है कैसे हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है, रिबन बड़े स्ट्रक्चरली फोल्ड हो रही है। फोल्ड क्या हो रही है, वो स्पाइरल फॉर्म में घूम जा रही है। अब स्पाइरल क्यों घूम रही है, क्योंकि आप ये सोचिए आपके पास CONH2 वाला जो लिंकेज है, ठीक है, CONH वाला जो पेप्टाइड लिंकेज है उसमें C डबल बॉन्ड O है। दैट C डबल बॉन्ड O, उसमें ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। वो दूसरे नाइट्रोजन NH, मतलब जो भी CONH का जो NH वाला ग्रुप है, कोई और कोई और लिंकेज का, मतलब नॉट द सेम लिंकेज, किसी और पेप्टाइड लिंकेज का NH का हाइड्रोजन और ये C डबल बॉन्ड का O आपस में जुड़ सकते हैं। यही चीज तो दिखा है यहाँ पे, ये चीज देख रहे हो, बस तुम एक इस पे फोकस करो, हेलिकल स्ट्रक्चर, यस यस वैसा ही। समझ में आ रहा है क्या तुहिन? तो दिस इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स, ठीक है। अब ये अल्फा हेलिक्स और ज्यादा, हियर रेसिड्यू H इज द H ऑफ NH, यस, ठीक है। अपूर्वा का सवाल है बीटा हेलिक्स भी होता है क्या? बीटा हेलिक्स होता है क्या? कोमल बीटा हेलिक्स, बायो से कोई और बीटा हेलिक्स बताओ भाई। साहिल, बीटा हेलिक्स होता है? मेरे को नहीं पता। बीटा इज राइट हैंडेड, ले, और अल्फा, मेरे को लगा अल्फा इज राइट हैंडेड। बीटा प्लीटेड होता है बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, नहीं जाते उसमें, ठीक है। वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला रोटेशन पे अल्फा बीटा हो सकता है, ठीक है। हेलिक्स में अभी उससे ज्यादा नहीं घुसते, होल्ड करो थोड़ा सा। अभी मेरे को तुमको टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। अब यहाँ तक मतलब ऐसा है, टेलीफोन कॉर्ड देखा है उसके जैसा, हाँ टेलीफोन कॉर्ड, पुराना टेलीफोन कॉर्ड होता था ना, वायर वायर वाला, इसमें ऐसा 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 होता था, ठीक है, वही वाला। अच्छा, अभी टर्शरी और क्वार्टरनरी देखो भाई, ठीक है, फोटो से दिखा रहा हूँ, समझा नहीं सकूंगा सीधा सीधा। हाँ वो बीटा प्लीटेड था कोमल, वॉटसन एंड क्रिक वाला जो था बीटा प्लीटेड, मतलब प्लेन था ना, शायद उसी को बीटा बोलते होंगे, पता नहीं। हाँ बस डहा के, अब मेरे बाल पे तूने कमेंट किया ना तो तेरे को मार डालूंगा मैं। चल, प्राइमरी स्ट्रक्चर, अभी यहाँ पे देखो थोड़ा ना, थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक एक डॉट जो है, एक एक डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक एक डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अलग अलग अमीनो एसिड है, ठीक है। ये सारे के सारे अमीनो एसिड है अलग अलग, ओ तेरी, ठीक है। और ये एक के बाद एक जुड़े हुए लाइन से, तो दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, जेम्स है। नहीं भाई, इंटेस्टाइन वगैरह कुछ नहीं है, इंटेस्टाइन क्या कर रहे हो यार तुम लोग, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, इमेजिनेशन। अभी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो फोटो दिखा है, दिस इज अल्फा हेलिक्स, समझ में आए? इसमें आपस में आप सोच सकते हो, इसमें आपस में बीच में कनेक्शन भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब ये टर्शरी स्ट्रक्चर देखो, अल्फा हेलिक्स का बहुत लंबा ऐसा स्प्रिंग जैसा बन गया, वो जो होता है ना स्प्रिंग, वो अपन खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक होता है ना स्प्रिंग जैसा, स्लिंगी, स्लिंगी, थैंक यू सो मच,
स्लिंगी, तो वो जो स्लिंगी जैसा होता है, तो स्लिंगी जैसा बीच में से आप आड़ा कर देते हो, तो दैट बिकम्स अ टर्शरी स्ट्रक्चर। अब आप ये सोच रहे हो आड़ा होके भी आपस में उनके बीच में बॉन्डिंग हो रखी है, उनके बीच में, मतलब ये जो शेप है, वो शेप ऐसा आड़ा वाला भी शेप वो सस्टेन कर लेगा। ठीक है, अजिंक्य ने 3D मॉडल भेजा है। लो भाई देखो, और डरावना ही लग रहा है यार अजिंक्य, इसको देख के कुछ बहुत खुशी तो नहीं हो रही। मेरे को तो रिबन देख के ज्यादा अच्छा लग रहा था, बट यस इट्स अ केमिकल मॉलिक्यूल, आप समझ ही सकते हो। चलो हटाते हैं इसको, अल्फा हेलिक्स को। बट आई थिंक इसके ऊपर हमें और बहुत सारी चीजें पढ़ना बाकी है, ठीक है। फिर ये था स्प्रिंग, स्प्रिंग बीच में से मुड़ गया, तो दैट इज टर्शरी स्ट्रक्चर। अब अपन एक बार देखते हैं टर्शरी में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है। सो द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ओवरऑल रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, further folding of the secondary structure. It gives rise to two major molecular shape, fibrous and globular. अच्छा, यहाँ से fibrous और globular आता है। The main forces which stabilizes 2 degree and 3 degree structure of proteins are hydrogen bond, disulfide linkage, van der Waals force and electrostatic force of attraction। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे भी बात करेंगे। मतलब बेसिकली कई बार है ना, जैसे ज्विटरायन फॉर्म हो गए हैं, चार्जेस है, ऊपर एक एक्स्ट्रा CO माइनस ग्रुप है या NH3 प्लस ग्रुप है, तो उनके चार्जेस के चलते वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है। बाकी वॉन डेर वाल्स फोर्सेस तो आपको पता ही है, एक्ट करते हैं कंपाउंड्स के बीच में, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में। और डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी होता है, ठीक है। चलो, तो ये हुआ टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। मतलब अब समझ लो तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब करना है, समझ गए क्या? क्वार्टरनरी बोले तो, ठीक है, व्हाट डू दे मीन बाय 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर? 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, इन्होंने ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा इन्होंने कुछ ऐसा। नहीं लिखा, ठीक है। 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है पता करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे आएगा कहीं पे तो समझने की कोशिश करेंगे। तो प्राइमरी से क्वार्टरनरी तक का आपको रास्ता समझ में आया? क्वार्टरनरी मतलब तो फुल कॉम्प्लेक्स। ओहो, डरा दिया भाई। अब आप ये देखो, वो जो अभी तक प्यार से जो दिखाया जा रहा था, उसका ये खतरनाक वाला मॉडल जो अभी अजिंक्य ने भेजा था, ठीक है। सो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन पे चलते हैं अभी अपन, ठीक है। जलेबी फाफड़ा बुद्धि से, हाँ ठीक है, समझ गया। तो आइडिया ये है कि अब इसको अब थोड़ा सा इंग्लिश समझते हैं। प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर and biological activity is called a native protein. When a protein in its native form is subjected to physical change like change in temperature or chemical change like change in pH, the hydrogen bonds are disturbed. Due to this, globules unfold and helix gets uncoiled and protein loses its biological activity. This is called denaturation of protein. So during denaturation, secondary and tertiary structures, आई थिंक 2 डिग्री 3 डिग्री एक सेकेंडरी और टर्सरी की बात चल रही है।
समझ रहा है? 2 डिग्री 3 डिग्री का मतलब सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने वाले जो है फैक्टर्स, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज। और जो क्वार्टरनरी है वो 2 डिग्री 3 डिग्री का मिक्सचर है। ठीक है, जो और तो कुछ लिखा ही नहीं है ना इसमें। सो बात ये है कि डीनेचरेशन का जो एग्जाम्पल है, अंडा जो होता है ना, अंडा बॉईल होता है, अंडा बॉईल होता है तो आप अंडे को अनबॉईल नहीं कर सकते, मतलब देयर इज नो गेटिंग बैक, राइट? तो डज दिस आल्सो हैपन व्हेन आरएनए कॉपीज डेटा फ्रॉम डीएनए? मैं समझा नहीं, यश तेरा सवाल नहीं समझा। मतलब आरएनए डीएनए वाला पार्ट अभी बाकी है, रुक तो जा, वो अलग है थोड़ा सा। ठीक है, curdling of milk is also another example is curdling of milk, which is caused due to formation of lactic acid by bacteria present in the milk. So ये सब जो है डीनेचरेशन के तरीके, मतलब मेरे को बॉइलिंग ऑफ एग सबसे अच्छा एग्जांपल लगता है, राइट? आप इमेजिन करो एग के अंदर जो प्रोटीन होता है, मतलब जो येलो पार्ट होता है और उसके अराउंड जो व्हाइट पार्ट होता है, वो जो व्हाइट पार्ट होता है दैट इज सपोज टू सस्टेन द लाइफ इन द येलो पार्ट, राइट? वो प्रोटीन मतलब ऑलरेडी अंडे के अंदर वो जितना भी चीजें रिक्वायर्ड है उस छोटी से चिकन को बनने के लिए, राइट, वो सारी चीजें उसको वहां से अवेलेबल हो जाती है। और एक बार आप उसको डीनेचर कर देते हो, मतलब आपने वो पूरा प्रोटीन का काम तमाम कर दिया, तो नाउ यू कैन नॉट गेट द होल थिंग बैक, बिकॉज आपने क्या किया, आपने वो प्रोटीन का जो कर्ल्स थे, जितने भी वो हेलिक्स फॉर्म थे, जो सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर था, उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब कर दिया। अब आप यही यहाँ पे लिखा जा रहा है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब करने से वो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करने वाला जो मतलब प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी थी वो लूज आउट हो जाता है। तो ड्यू टू दिस globules unfold and helix get uncoiled and protein loses its biological activity। ठीक है, so that is denaturation of protein। जो आई थिंक प्रोटीन वाला पार्ट इधर खत्म होता है। ठीक है, अभी अपन एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड उनकी तरफ बढ़ेंगे। एंजाइम्स बहुत ही सही चीज है। एंजाइम्स आर बेसिकली कैटलिस्ट, दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। देयर इज अ वीडियो वेयर दे अनबॉयल एन एग। क्या बोल रहा है तू ये? भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तो केमिस्ट्री पूरी जिंदगी यही बोलता रहा कि केमिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल है। इस पे तो मेरी दुकान चल रही है। रिवर्स वीडियो होगा। अच्छा, डीएनए का सारा डेटा है जो बाद में टीआरएनए और आरआरएनए के साथ मिलके सारा डेटा सिंथेसाइज होके फिर प्रोटीन बनते हैं। ओके, मुझे भेजना, तो इन वीडियो भेजना इसका। ठीक है, चलो। तो थोड़ा सा एंजाइम की बात कर लेते हैं। एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम का काम होता है बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स को ब्रेक करके अलग करते हैं। Okay, everybody, today I'm going to be showing you how to unbolt. ओ भाई, सही है। तुमको भी ये वीडियो दिखाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, एक एक करके दिखाता हूँ। मेरे को दो अलग वीडियो दिखाए, लेकिन अभी मेरे को रिकॉर्डिंग पॉज करनी पड़ेगी। जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है,
उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेके फिर अपन पॉलीमर्स की तरफ जाएंगे। अब आखिरी थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में, जो अब आपको मोस्ट ऑफ द चीजें खुद से पढ़ना ही है, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको बताया कि जो बायो कैटलिस्ट होते हैं, मतलब एंजाइम जो होते हैं, दे आर बेसिकली बायो कैटलिस्ट, दे आर कैटलिस्ट, ठीक है। और एंजाइम का काम होता है तोड़ना, ठीक है, जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को छोटे पार्ट में तोड़ना। जैसे अब यहाँ माल्टोज है, माल्टोज को ब्रेक करके अगर आप ग्लूकोज बनाओ, आपको याद आ रहा है? हाँ हाँ, ब्रेक देंगे ना, रुको ना कोमल, ठीक है। तो माल्टोज से ग्लूकोज बनाने वाले को कहते हैं माल्टीज, ठीक है, इट्स एन एंजाइम। अभी यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम पे बात की जा रही है। तो एंजाइम्स आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के लिए, सिमिलर टू द एक्शन ऑफ केमिकल कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर सेड टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम सुक्रेज, सुक्रोज जो है, सुक्रोज की बात की जा रही है कि सुक्रोज का एक्टिवेशन एनर्जी है हाइड्रोलिसिस का 6.22 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर आप सुक्रेज ये एंजाइम को यूज करोगे तो इट विल बिकम 2.15 किलो जूल पर मोल। बहुत बढ़िया, इसमें आपको कुछ याद नहीं रखने की जरूरत है। इसके बाद विटामिन है, आई थिंक ये वाला पार्ट बायो वाले अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। और विटामिन जो है ये आपके बॉडी में थोड़े अमाउंट में जरूरी है फॉर बायोलॉजिकल फंक्शनिंग, A B C D B2 B6 B12 B1, और भी बहुत सारे है ना, ई भी है, DE K भी है, ठीक है। तब इसमें आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। जो बी बी है ना, विटामिन बी, विटामिन सी, इनकी गोलियां हम लोग खाते हैं कई बार, मतलब तबीयत खराब हो जाता है तो विटामिन बी, विटामिन सी दी जाती है। ओवरडोज हो जाए तो भी टेंशन नहीं है, यूरिन में निकल जाता है। लेकिन ये जो होता है ना, A D E K, ये ऐसे विटामिन है जिनको आप एक्सेस में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो फैट सोल्यूबल है, अगर ये एक्सेस में लोगे फैट में स्टोर हो जाएगा, फिर खुदा ना खास्ता उल्टा सीधा कुछ और कर देगा। तो ये कुछ ऐसे विटामिन है जिनका ओवरडोज भी बुरा हो सकता है, और अंडरडोज मतलब अगर बॉडी में कमी हो तो भी बुरा हो सकता है, ठीक है। और विटामिन बी और सी वाले जो होते हैं, सिंस वाटर सोल्यूबल है, तो ये इतना ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम कॉज नहीं करते। अच्छा, अब ये वाला जो पूरा पार्ट है कि डिफिशियंसी और सोर्सेस, आई थिंक ये आप लोगों ने ऑलरेडी 10वीं कक्षा में करके रखा हुआ है। One question is there at the back, why vitamin E can't be stored in body? क्या बोल रहा है? Vitamins which are soluble, other insoluble, these are ये, they are stored in liver and adipose fat. Vitamin E cannot be stored in body or cannot be created in body. क्या ऋषिकेश? ये जेई में नहीं आना चाहिए, नहीं नहीं आएगा भी नहीं इसमें, क्या ही जेई वाले क्या ही पूछ लेंगे। सुबह विटामिन खा के आए थे, हाँ या ना? चलो, अब हम आते हैं न्यूक्लिक एसिड में। तो जो वॉटसन और क्रिक के, जो वॉटसन के बारे में बात कह रही थी कोमल, ये वही वॉटसन है, ठीक है। एंड डीएनए के बारे में इन्होंने, डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में, फाउंडेशन रिसर्च लेड द फाउंडेशन फॉर इमर्जिंग फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। समझ रहे हो? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ऐसा अजीब क्या? चलो, तो अभी अपन बात करते हैं थोड़ा सा डीएनए और आरएनए के बारे में, ठीक है। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो अपन इन दोनों के बारे में आज बात करेंगे। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, सब चीज अपन जितना भी वो याद किए थे ना, वो सारा अपना कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट, कार्बोहाइड्रेट था, खुला चेन था, फिर उसका हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया, है ना। तो राइबोज जो है, राइबोज दिस इज बेसिकली एल्डोपेंटोज, ठीक है, 5 कार्बन होते हैं इसमें, ठीक है। और ये एल्डोपेंटोज जो है, ये जो उसका बीटा स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। बीटा स्ट्रक्चर मतलब OH ऊपर में, ठीक है। अभी बस इसके ऊपर फोकस कीजिए, दूसरे पे मत देखिए। सबको राइबोज समझ में आया? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। विटामिन ई इज फैट soluble antioxidant, if taken in high dose it can build in your, ठीक है।
तो दिस इज राइबोस, बीटा डी राइबोस। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है। So complete hydrolysis of DNA or RNA yield a pentose sugar, phosphoric acid and nitrogen containing heterocyclic compound which is called base। ये चीज आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नीट वालों को तो ऑलरेडी पता है, जेई वालों के लिए बोल रहा हूँ। पेंटोज शुगर, phosphoric acid and a nitrogen containing heterocyclic compound which is the base। तो शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और बेस, ये तीन मिलके जो एक यूनिट बनाते हैं, ठीक है। ये यूनिट का नाम, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये देखो ये, तो फॉस्फोरिक एसिड, शुगर और बेस, ठीक है, ये होता है एक न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके जो अपना ये होता है क्या कहते हैं, डीएनए का या आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या है आपके पास, फॉस्फोरिक एसिड, आपके पास है शुगर और एक बेस, ठीक है। अब इसमें जो है, जो बेस है, वो बेसिस अलग अलग यूज होते हैं। जो एटीसीजी जो अपन ने बात किया था, याद आ रहा है, एटीसीजी जो अलग अलग यूनिट्स थे और उनका जो सीक्वेंस था, वो बेसिकली इन बेस के आधार पे डिसाइड होता है, ठीक है। तो जो डीएनए होता है, डीएनए कंटेन्स 4 बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। याद रखना है, मैं बता रहा हूँ, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो एटीसीजी आपको समझ में आ रहा है, या एटीजीसी जैसा भी आपको, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। आरएनए में बाकी सारा सेम होता है, बस उसमें जो फोर्थ वन होता है वो थाइमिन नहीं होता, वहां पे यूरासिल होता है, ठीक है। तो आरएनए में टी की जगह पे यू होता है, ठीक है। तो ये इन बेसिस के स्ट्रक्चर्स है। और एक क्वेश्चन कुछ आया था ऐसा जेई में, जिसमें मोस्टली साइटोसिन यूज हुआ था, लेकिन उसमें क्वेश्चन, अभी मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, बट कुछ शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन था, विच ऑफ द नाइट्रोजन इज मोर बेसिक, ठीक है। तो इसके इस टाइप के क्वेश्चंस अपन अभी देखेंगे जब हम लोग इसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। लेकिन ये बायोमोलिक्यूल्स में ये क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा अमीन्स वाले चैप्टर में, ठीक है। जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो जो डीएनए है, डीएनए में होगा ए जी सी टी, और जो आरएनए होगा उसमें होगा ए जी सी यू। वापस से अभी आपको लेके जा रहा हूँ, ठीक है, शुरुआत में। तो क्या है आपके, आपको बनाना है एक न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाएंगे, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट होता है, एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, एक होता है बेस, ठीक है, जो अपन ने देखा एटीसीजी या एयूसीजी जो भी, और एक होता है आपका शुगर, पेंटोज शुगर। तो ये 2 पेंटोज शुगर है जो, जिनके बारे में हमको स्टडी करना है। तो डीएनए जो होता है, डीएनए मॉलिक्यूल, द शुगर मोइटी इज बीटा डी2 डीऑक्सी राइबोज। आपने सुना है डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो दैट इज बेसिकली डीऑक्सी राइबोज जो है। अब ये डीऑक्सी राइबोज और बीटा डी राइबोज दोनों में फर्क देखो। कार्बन 2 देखना, कार्बन 2 देखना, कार्बन 2 पे OH नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम इसलिए 2 डीऑक्सी लिखा हुआ है, समझा क्या। मतलब हाइड्रोक्सी अपन का OH लगा हुआ है तो अपन बोलते हैं ना हाइड्रोक्सी। अब इसमें क्या है, OH नहीं लगा है, तो उसको डीऑक्सी बोल दिया, 2 डीऑक्सी। तो सेकंड पोजीशन पे OH नहीं है। तो दिस इज द शुगर, जो मेन शुगर का वो होता है ग्रुप फॉर
डीएनए का न्यूक्लियोटाइड, मतलब डीएनए का एक छोटा जो यूनिट होता है उसके लिए। और जो आरएनए का यूनिट होता है उसमें बीटा डी राइबोज सीधा यूज होता है, इसलिए आरएनए का नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो उसमें सीधा सीधा राइबोज यूज होता है। तो अब ये जो शुगर है, ये शुगर के ऊपर बेस और फॉस्फोरिक एसिड दोनों जुड़ा रहेगा। आते हैं इसको देखते हैं। तो ये बेस है, ठीक है, ये बेस, ये शुगर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड बोला जा रहा है। तो न्यूक्लिक एसिड में देयर इज अ न्यूक्लियोसाइड एंड अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड बोले तो उसमें बेस लगा हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड नहीं लगा है। न्यूक्लियोटाइड बोले तो उसमें फॉस्फोरिक एसिड भी लगा हुआ है, बेस भी लगा हुआ है, और दोनों कहाँ पे जुड़े हुए, दोनों शुगर से जुड़े हुए। तो आप देख सकते हो 1 पे यहाँ पे बेस जुड़ा हुआ है, फोर्थ पे जो CH2OH वाला कार्बन था उसके ऊपर फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स आर joined together by phosphodiester linkage between fifth and third carbon of pentose sugar। फिफ्थ एंड थर्ड कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है। मतलब अभी जो फॉस्फोरिक एसिड है ये आगे जो जोड़ने का काम करने वाला है, देखो कहाँ से जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखना। हो गया, कई लोगों को उल्टी जैसा हो रहा है ना, मालूम है मेरे को, नाटक मत करो अभी। अरे यार कहाँ चले गया। तो आप ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा था, ये जो OH है, नंबरिंग देखना, 1 2, सॉरी 2 3 4 एंड 5। थर्ड और फिफ्थ कार्बन के बीच में डाइएस्टर लिंकेज लगा हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज इसको बोलते हैं। मतलब फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड लगा है, ठीक है, ये जो है ये पूरा एक यूनिट है, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और उनका लिंकेज कहाँ पे है, ये फॉस्फोरिक एसिड दूसरे वाले का, मतलब आप सोचो ये वाला जो फॉस्फोरिक एसिड है, ये वाला फॉस्फोरिक एसिड इसके OH के साथ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज फॉर्म करेगा। क्या सबको फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज दिख रहा है? और इस तरह से न्यूक्लियोटाइड की चेन बनते जाएगी। हाँ भाई, कितने लोगों ने, कितनों लोगों को ये बात समझ में आ गई? अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो, कहा कहा सो गए क्या भाई? कि समोसा पाव लेके बैठ गए सब लोग? आ गई ना, चलो ठीक है। तो a simplified version of nucleic acid chain is shown as below। बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, पूरा का पूरा लिंकेज है। ठीक है, समोसा पाव के लिए अच्छा वेदर है नहीं आसिफ? ठीक है, अब यहाँ पे किसे बताओ, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स फॉर डीएनए। आई थिंक इसका कोई अगर अपने को वीडियो मिल जाए तो बहुत मजा आ जाएगा नहीं? सर्च करूँ? अरे आप में से कोई सर्च करके नहीं बताएंगे क्या? मेरे को लगा कोई तो भेजेगा मुझे अच्छा सा वीडियो का लिंक। ये डीएनए का स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियोटाइड से डीएनए कैसे फॉर्म होता है। तो यूर जीनोम वाला जो था उसमें होना चाहिए था ना।
हाँ 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 हाँ, अश्वत ने भेजा कुछ तो लिंक भेजा है। Here's the timeline of the history of genetics. Beginning with the work of Gregor Mendel, we have reached this point. The experiment which proved that it's DNA which is the genetic material. Clearly, the next step is the structure of DNA. So let's understand how exactly this double helical structure looks. We may have come across the structure of DNA somewhere. Is this how it really looks? Yes. According to Franklin, Watson, and Crick, the DNA is made up of three major components. One is a pentose sugar molecule called deoxyribose. How is this obtained? It's obtained by removing one oxygen atom from a ribose molecule. Thus the name deoxyribonucleic acid. The second component is phosphate group. This helps bind the two deoxyribose molecules together. भाई रिकॉर्डिंग ऑन करते हो, ठीक है। अब इसमें मुझे बेसिकली यही बताना था कि किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है। टी और ए में दो है बॉन्ड है, सी और जी में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। अरे आरएनए के बारे में बात ही नहीं किया, नोरा पहले ही रैंडम क्वेश्चन करने लग गई। नहीं, टेलीग्राम पे एक वीडियो भेजा है। ठीक है, तो आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स एंड दे परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। इसको लेके क्वेश्चन तो आज तक कभी आया नहीं है, तो मेरे लिए लगता भी नहीं कि कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन नाउ हियर ऑनवर्ड्स, यहाँ से लेके एंड तक का जो पार्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी आप लोग एक काम कीजिए कि 5 मिनट आप पहले ये लास्ट पैराग्राफ, ठीक है, जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बाद वाला जो पार्ट है, ये पार्ट एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, एंड तक। और उसके बाद ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। फिर अपन आगे का क्लास कंटिन्यू करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, लेकिन पहले ये 5 मिनट पढ़ना है, ठीक है। आपको मैं ब्रेक दूंगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना से लेके एंड तक, ठीक है। अपने आरएनए डीएनए तक पढ़ लिया है। बायोमोलिक्यूल्स टेक्निकली चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। 3D मॉडल्स ऑफ डीएनए। अरे डीएनए आरएनए के बारे में मैंने आप लोगों से जो लास्ट टाइम बात किया है, मैं बताया था ना कि आप सोचो कोविड-19 जो जो है, इसका जो अपना ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, उसका पूरा मतलब कुंडली राशि भविष्य सब निकाल के लोगों ने ओपन सोर्स करके डाल दिया था, ठीक है। जब चाइना चाइना में ब्रेक हुआ था, चाइना ने बताया नहीं, ठीक है। बहुत जो सबसे गलत काम किया चाइना ने, जिसके अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखो चाइनीज सुन रहे होंगे तो फिर पता नहीं, ठीक है। चाइनीज हिंदी समझ गए ना भाई साहब, बहुत वाट लगने वाली है, पता नहीं अपने देश की। तो उन्होंने बहुत टाइम तक ये बताया ही नहीं किसी को कि ये वायरस है या कुछ ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होके क्या जा रहा है। तो इट वाज वन ऑफ अ साइंटिस्ट इन थाईलैंड और वियतनाम जो इस चीज को स्टडी कर रही थी। शी वाज द वन हु फर्स्ट पुट दिस होल वियतनाम, राइट। सो उन्होंने सबसे पहले वो पूरा जो ये इसका जो है वायरस का जो जीनोम है, वो उन्होंने ओपन सोर्स पे डाला। फिर बाकी के जो देश के लोग थे जहां पे भी फिर ये तब तक स्प्रेड हो चुका था, ठीक है। दैट वाज द टाइम तब इंडिया में भी इटली के थ्रू आ गया था कोरोना वायरस। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन पीपल स्टार्टेड चेकिंग इट, मैचिंग इट, जितने भी वो आरएनए सीक्वेंसिंग कर करके सब लोगों ने देखा और बोला कि अरे यार ये तो सेम है। नाउ जस्ट इमेजिन दिस स्टूपिड पीपल वुड हैव जस्ट टोल्ड द वर्ल्ड बिफोर, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। बट या मींस इंसान और इंसान की होशियारी, है ना। अच्छा है।
इंग्लिश भी नहीं सीखते हो तो है, ठीक है। ये पहला केस जो है ना, वो 31 जनवरी को केरला में आया, बट वो 4 स्टूडेंट्स थे जो वुहान में, मतलब मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट्स ही थे जो वुहान से आए थे, तो दे वर द फर्स्ट वन। 4 या 5 लोग थे, बट दैट वाज स्टिल कंटेन्ड, ठीक है। अपने यहाँ जो केस एक्चुअली आया, दैट केम फ्रॉम इटली। तो इटली में जो वो नॉर्थ इटली का जो इलाका है ना, जब वहां पे बहुत ही ज्यादा भरमार हो गया, वो वाला जो था, वहां से इंडिया में मूवमेंट, मतलब वो आया कोरोना वायरस, दैट केम इन मार्च। अभी इंडियन गवर्नमेंट तो अलग एकदम गॉड है, मतलब लेवल ही अलग है। मेरे को बताओ, 31 जनवरी को, ठीक है, 31 जनवरी, आई हैव बीन ट्रैकिंग द डेट्स बिकॉज मैं December 28, आई रिमेम्बर December 28 या 29 को मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कोरोना वायरस को लेके पूरा शेयर किया था, अबाउट द डॉक्टर, अबाउट द केस विच इज गोइंग ऑन, अबाउट द, एंड उसमें मैंने एक चीज भी लिखा था, अगर ये इंडिया आएगा तो बहुत भयानक होगा, ठीक है। तो मैं डेट से ट्रैक कर रहा था वो चीज। 31 आई रिमेम्बर इंडिया में पहला केस निकला, और इवन दैट केस वाज कंटेन्ड। बट आप सोचिए, उसके बाद मार्च में, लाइक समवेयर अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, थिंग्स गॉट ऑफ द हैंडल। मुझे मुझे याद है 13 मार्च को फ्राइडे था, हम लोगों ने ऑफिस में बोल दिया कि भाई आई थिंक अभी थोड़ा टाइम वेट करते हैं। एंड 25 ऑफ मार्च या 26 ऑफ मार्च था जब देश में बवाल मच गया, राइट। 24 था, सॉरी, हाँ। थर्ड वेव आएगी। हम कौन से वेव पे चल रहे हैं हमको नहीं पता दोस्त। हमारे यहाँ जो वो है ना, प्रोसेस जो है, पीटीएसडी दे रहा हूँ वृष्टि। पीटीएसडी क्या ही दूंगा यार, मतलब आप इमेजिन करो ना, आपकी जिंदगी क्या, वी आर इन 2021 नवंबर राइट नाउ, है। और आप ये सोचिए, कहानी शुरू हुई है मार्च 2020 में, राइट, और एक्चुअली स्टार्ट हुई है दिसंबर 2019 में। तो एक वायरस का जो फ्लो है, कहाँ से कहाँ तक, और वो पूरा क्या कर दिया हमारे साथ, आई होप वी विल नेवर फॉरगेट इट, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ इवेंट, इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट, राइट। इट वाज ऑफ द स्केल ऑफ, मतलब वर्ल्ड वॉर लेवल का स्केल था, राइट, पूरा दुनिया हिला दिया। यस, चलिए, ठीक है, ब्रेक लेते हैं, है ना, फिर अपन आगे और बात करेंगे, ठीक है। चलिए, पढ़ लेना, अपन सेशन कंटिन्यू करते हैं 7:30 से। ठीक है।